Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to study about types of eating disorder. इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं आपको बता दूं हम क्या पढ़ रहे हैं और कहां से पढ़ रहे हैं. दिस इज यूनिट 4 ईटिंग डिसऑर्डर. यूनिट 4 इज फ्रॉम ब्लॉक 4 MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. ऑलरेडी मैंने इस यूनिट का एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, कैसे इसकी प्रिवेलेंस कैसी है, कौन कौन सी प्रिवेलेंस मतलब कहाँ कहाँ ये एग्जिस्ट करता है, कितने लेवल पे एग्जिस्ट करता है, कौन लोग अफेक्टेड होते हैं, कितने परसेंट लोग अफेक्टेड होते हैं और किस किस तरह से ईटिंग डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, ये हमने समझा था. आज हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं और किस तरह से होते हैं, कैसे आप डायग्नोस करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे. इससे पहले कि मैं बढ़ूँ आपसे कुछ चीज़ें और शेयर करूँगी. इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन सेक्शन ज़रूर चेक करें. और जहाँ पे भी आपको ये पिंक हाईलाइट दिखता है मतलब वो ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स में आएंगे, सो उनको बहुत अच्छे से तैयार करना. और तीसरी चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, सो दैट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे पढ़ना. मेरे चैनल पे सारा सिलेबस मैं प्रॉपरली कवर करवाती हूँ, तो यू नीड नॉट टू पे टू एनीबडी एल्स कि भाई आपको पेमेंट करके ट्यूशन्स लेने पड़ रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं. अगर आप मेरे चैनल के वीडियो सुनेंगे और एक बारी रफ रीडिंग भी कर लेते हैं बुकलेट से, तो दैट इज़ इनफ. आपको सिर्फ अपनी एक नोटबुक में आप पढ़ के थोड़े नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करते रहें, दैट इज़ ऑल. इतना ही ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरत है. बाकी इधर उधर परेशान होकर भागने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें सिखा दे, कोई हमें बता दे. तो एक बार आप शांत दिमाग से इन वीडियोस को सुने, आपको सब समझ में आएंगी चीज़ें. मेरा मेन रीज़न हिंदी में बनाने का यही है कि जिनको लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी होती है समझने में, उनको ये आसान पड़ जाए. तो उसी इंटेंशन से मैंने ये चैनल शुरू किया था कि सबको शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, क्वालिटी शिक्षा मिले. तो उसी इंटेंशन से ये चलता आ रहा है और आप लोगों की ब्लेसिंग से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है और मैं कर पा रही हूँ ये चीज़ें. 19-20 तो चलता ही रहता है हाउएवर, बट बस आप पढ़ें अच्छे से, यही तमन्ना है मेरी कि आप अच्छे काउंसलर बने आगे जाके और सबको अच्छे से ट्रीट करें. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर. पिंक हाईलाइट है, अगेन मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इसको वैसे तो ये 3 डिसऑर्डर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा और थर्ड है बिंज ईटिंग. लेकिन इन्होंने बोला 2 ब्रॉड कैटेगरीज, बट इन्होंने ढंग से बताया नहीं कौन सी 2 ब्रॉड कैटेगरीज में आप लेंगे. एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा एक कैटेगरी होगी एंड दूसरा ब्रॉड होगा बिंज ईटिंग, है ना. तो 2 ग्रुप्स में डाल दिया. अब हर एक को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश करी है. जैसे कि पहला हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में पढ़ेंगे. एनोरेक्सिया नर्वोसा वो कंडीशन होती है जहाँ पे इंसान खाने को ही तैयार नहीं होता चीज़ें, उसको लगता है मतलब वो इतना कम खाता है खाना कि उसका जो नॉर्मल वेट की रेंज होती है उसमें भी वो लाई नहीं करता. वो जानबूझ के भूखा रहता है और उसको किस बात का डर रहता है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए, इस बात से डरता है. इस वजह से ये इंसान खाता नहीं है, जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है. तो ये पहला सिम्टम है. अगर आप किसी को देखें जो अंडर वेट दिख रहा है और वो फिर भी खाने के लिए तैयार नहीं है, स्टार्व हो रहा है, तो हो सकता है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार है. बट इट डजंट मीन कि 100%, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में भी वेट लूज होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गई या कुछ, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. हाउएवर डायबिटीज़ में इंसान को बहुत भूख लगती है और वो खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है. सो फ़र्क है. तो हम एकदम से देखते ही साथ नहीं डिसाइड कर सकते कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, अनलेस हम उसको ध्यान से वॉचफुल वे में नोटिस ना कर रहे हो. तो जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है वो लोग इस तरह के दिखाई देंगे. लो वेट होगा उनका और बहुत फास्टिंग एंड डाइटिंग पे रहेंगे ये. और अगर इन्होंने कभी ज़्यादा एक्सीडेंटली खा भी लिया तो ये क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ज़बरदस्ती की एक्सरसाइज करेंगे. इसमें ज़्यादातर लोग जो शिकार होते हैं वो फीमेल होती हैं. और फीमेल कौन से कैटेगरी के आती हैं, अपर एंड मिडिल क्लास कैटेगरी की फीमेल होती हैं जो इसकी शिकार हो जाती हैं. सेकेंड जो डिसऑर्डर है वो है बुलीमिया नर्वोसा. बुलीमिया नर्वोसा को में आप देखेंगे कि इसमें कुछ एक के बाद एक
एपिसोड्स होते हैं। किस तरह के एपिसोड होते हैं, जैसे पहला एपिसोड होता है बिंज ईटिंग का, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, खाते जा रहे हैं, इवन उसकी जो भूख है उससे भी ज़्यादा वो इंसान खाता है, ऐसा लगता है यार ये अनकंट्रोल वे में कैसे खाया जा रहा है इतना सारा इंसान, तो वो चीज़ करेगा। एंड सेकेंड एपिसोड होगा जहाँ पे वो उसको कंपेंसेट करेगा, कि उसका वेट ना बढ़ जाए, इस डर से वो कंपेंसेट करेगा। और सेकेंड एपिसोड में क्या होगा कि वो या तो वॉमिट करके निकालने की कोशिश करेगा या लग्जेटिव्स लेगा, जिससे उसको पूरा मतलब एक्सक्रीट करेगा वो। और डायूरेटिक एब्यूज़ होगा, यानी कि बहुत सारा चीज़ें यूरिन के थ्रू निकालने की कोशिश करेगा बॉडी से। एक्सेसिव फास्टिंग करेगा या फिर बहुत सारी एक्सरसाइज कर डालेगा। तो ये 2 साइकिल्स चलती रहती है, बहुत सारा खाना एंड देन उसको निकालना, खाना और निकालना। तो निकालना कैसे है, या तो बहुत सारा एक्सरसाइज करके या वॉमिट करके या फास्टिंग करके, इस तरह के काम करेंगे। तो इनका ये बिलीफ होता है कि ये ओवरवेट ना हो जाए, ये डिसफंक्शनल बिलीफ कहेंगे इसे एक्चुअली। ये देखिए, ये टर्म्स जो होते हैं ना जो हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग में, कि आप जब किसी की किसी भी काउंसलिंग करते हैं तो आपको ये टर्म्स आने चाहिए बोलने, कि अदरवाइज़ आप एक आम इंसान की भाषा में बात करके टेक्निकल चीज़ें छोड़ देंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें आना चाहिए। डिसफंक्शनल बिलीफ्स उनके होते हैं, डिसफंक्शनल मतलब ऐसे जो फंक्शनल नहीं है, जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, उस तरह के बिलीव्स होते हैं इनको अपने वेट और शेप को लेकर। उनको ऐसा लगता है वो बहुत मोटे हो गए हैं, उनकी वो डिसफिगर्ड होते जा रहे हैं, इसीलिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं। और सेल्फ इवेल्युएशन में लगे रहते हैं हमेशा, अपनी सेल्फ जो वर्थ है उसको नहीं पहचान पाते, और हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि कोई दूसरा उन्हें जज करके बताए। और ये इनके सेल्फ एस्टीम पे भी असर डालती हैं चीज़ें। बुलीमिया जो केस है, बुलीमिया में 90% विमेन सफ़रर होती हैं। और बुलीमिया नर्वोसा जो है, इसमें इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक कारण हो सकता है, फैमिलियल कारण हो सकता है, यानी फैमिली में भी ऐसा रन हो रहा हो सकता है फैमिली के बाकी मेंबर भी ऐसा कुछ करते हो, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, एंड देन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि उनके ख़ानदान में ही सब लोग बोलते हो अरे नहीं फिट रहना है, स्लिम रहना है, इस तरह का प्रेशर होता हो, ये भी हो सकता है। या जो फ्रेंड सर्कल है वो इस तरह का होता हो। देन साइकोलॉजिकल की बात करूँ तो साइकोलॉजिकल में इंसान के खुद के दिमाग में ऐसी चीज़ें होती हैं। नाउ थर्ड कैटेगरी है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है जहाँ पे बार बार इंसान बहुत बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन इसमें ये बुलिमिया नर्वोसा से इस तरह से अलग है कि इसमें इंसान ये सब नहीं करता कि वो वॉमिट कर रहा है या कुछ इस तरह का कोई बिहेवियर शो नहीं करेगा वो इंसान। कोई एक्सट्रीम वेट कंट्रोल का बिहेवियर आप इसमें नहीं देखेंगे जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता है उसमें। बुलिमिया में तो खाता तो निकालता था, इसमें निकालता नहीं है, खाता है। और जो वेट गोल होता है ये कोई गोल नहीं होता बिंज ईटिंग वालों को। और ये इनका जो वेट गोल नहीं होगा, सेकेंडली ये अपनी बॉडी के क्रिटिसिज्म को लेकर भी इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते। सोशल आइसोलेशन में ये रहते हैं। इन लोगों की आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन जो होगा, जो फीमेल है उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी डिसरप्टेड दिखाई देगी। एंड डाइटिंग भी करते हुए आपको नज़र आएंगे। और डाइटिंग में क्या करेंगे, पर्जिंग करेंगे। पर्जिंग मतलब वॉमिट कर देना, पूरा उंगली डाल के वॉमिट कर देना। ये कुछ वार्निंग सिग्नल है पेरेंट्स के लिए भी। अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इस तरह से करते हुए देखा कि बहुत सारा खाए जा रहे हैं एंड देन पर्जिंग भी कर रहे हैं, और इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है, सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, और अपनी बॉडी को लेकर हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं तो मोटा ही रहूँगा या मोटी ही रहूँगी, इस तरह का। सो ये चीज़ें पेरेंट्स को नोट करनी पड़ेंगी अगर ऐसे बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इन लोगों को आप देखेंगे तो पेरेंट्स का बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर बच्चा अपनी इमेज या ईटिंग लाइफस्टाइल को लेकर कंसर्न्ड है तो। पेरेंट्स हम देखते हैं जनरली इन बच्चों में कि पेरेंट्स अपने में ही बिज़ी रहते हैं, वो अपनी बॉडी इमेज को लेकर या अपने वेट को लेकर, और इसी वजह से बच्चा भी एनोरेक्सिक हो जाता है पेरेंट्स को देखते हुए कि पेरेंट्स इतने कॉन्शियस है अपनी वेट को और बॉडी इमेज को लेकर, तो बच्चा भी वही चीज़ सीख जाता है। सो क्या ज़रूरी है, हम कैसे करेंगे? तो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है। इवन उनको खुद भी, पेरेंट्स को खुद भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए।
इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर हुआ है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया किसी चीज़ को लेकर, या फिर ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, यानी कि फैमिली में चला आ रहा है इस तरह का, तो भी ईटिंग डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो भी एनोरेक्सिया नर्वोसा के शिकार होते हैं वो जनरली वो लोग होते हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं और इंटेलिजेंट है। क्यों ये दोनों सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट लोग ही क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक तो वो सेंसिटिव है अपनी बॉडी इमेज को लेकर, एंड देन वो फ्रीक हो जाते हैं कि किसी भी तरह से मुझे अपने वेट को कंट्रोल में रखना है। एनोरेक्सिया बुलिमिया की बात करें तो इसमें जो लोग होंगे वो बहुत एक्सट्रीमली इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनल लोग होंगे जो एनोरेक्सिया बुलिमिया के शिकार हो जाते हैं। और इनका जो जैसे कि मैंने पहले भी एपिसोड बताया था, कैसे एपिसोड होता है बुलिमिया का, कि ओवर ईटिंग करते हैं कुछ टाइम तक एंड देन उसके बाद खुद को पनिश करते हैं स्टारवेशन के थ्रू या पर्जिंग के थ्रू। नाउ ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये जनरली कब कब स्टार्ट होते हैं? ये जनरली आप देखेंगे कि ये टीन एज जब होती है, टीन एज मतलब 13-14, जैसे 13 स्पेलिंग में ईन आ रहा है ना, तो 13 से लेकर 19 तक में टीन आता है। तो ये जो टीन्स होते हैं ये जनरली ईटिंग डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेरेंट्स की लाइफस्टाइल अनहेल्दी है तो बच्चे भी उनको अनकॉन्शियसली फॉलो करते हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स। अगर पेरेंट्स केयरफुल हैं अपनी खुद की डाइट को लेकर, और वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखें और पूरा हेल्दी फूड के बारे में बात करें बच्चों से, तो बच्चे फिर हेल्दी ईटिंग ही करेंगे। इनके जब मील टाइम होता है वो हमेशा फन टाइम होना चाहिए। मील टाइम पे जब खाना खा रहे होते हैं सब, एक तो पूरा परिवार बैठ के खाए, सेकेंडली कभी भी डाइनिंग टेबल पे कोई ऐसी टेंशन वाली बात ना की जाए जिससे बच्चे को स्ट्रेस हो जाए उसके मार्क्स को लेकर, उसके एग्जाम्स को लेकर, या कोई ऐसा टॉपिक जो बहुत पेनफुल या स्ट्रेसफुल है। ऐसा कभी भी टॉपिक डाइनिंग टेबल पे बैठ के यूज़ नहीं करना चाहिए, नो मैटर वॉट, कितनी भी सीवियर कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन एग्ज़ाम वाली चीज़ और टेंशन वाली चीज़ें कभी टेबल पे बैठ के नहीं करनी चाहिए। फैमिली बॉन्डिंग पे काम करना चाहिए। ऐसा मील टाइम ऐसा होना चाहिए कि हैप्पी फील करे बच्चा जब टेबल पे बैठे, तो वो हमेशा चाहे कि उसको डाइनिंग टेबल पे आके बैठे और सबके साथ खाना खाए। कभी भी ऐसी बातें नहीं करना जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है। खाना ऐसा होना चाहिए जो पैलेटेबल हो। अगेन पैलेटेबल मतलब ऐसा जिसको खा के मुंह में स्वाद आए, जिसको खाने का मन करे, वो पैलेटेबल फूड होता है, जिसको बार बार खाने का मन करे। अगेन रेसिपीज़ को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं देखने में, खाने में, तरह तरह की रेसिपीज़ जो हेल्दी होती हैं वो। एंड अगेन इसके अलावा पेरेंट्स की ड्यूटी ये भी है कि वो बैलेंस डाइट के ऊपर बात करें, बच्चों को बताएं बैलेंस डाइट क्या होती है और क्यों हर एक डाइट का। बैलेंस डाइट में क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को समझाए कि हर एक चीज़ का क्या क्या रोल है हमारी डाइट में। और इंडियन डाइट की अगर हम बात करें तो रोटी, दाल, चावल, हरी सब्जी, है ना, और दही, ये एक बैलेंस डाइट का पार्ट है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई बहुत महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दाल आसानी से मिल जाती है, आटा आसानी से मिल जाता है, चावल आसानी से मिल जाता है, देन हरी सब्जियां भी मिल जाती हैं, घर में गार्डन बना के ग्रो भी किया जा सकता है। पालक रोज़ खाई जा सकती है, पालक बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो कुछ नहीं, चार चार गमले लाओ, घर में ही बीज डालो पालक के और ग्रो कर लो। तो ये पालक बहुत अच्छी, नाम ही है उसका पालक पालने वाला, तो ये पालक खिलाया जा सकता है। एंड देन कर्ड, कर्ड बहुत अच्छी चीज़ है। कर्ड को आप चीनी या नमक डाल के खा सकते हो, या फिर सादा भी खा सकते हो। चीनी नमक आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, हाउएवर ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। सो ये एक बैलेंस डाइट होती है जो हम किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और बच्चे की डाइट में ये आना ही आना चाहिए। अगर किसी भी फैमिली में 3 हफ्ते तक ऐसी डाइट नहीं खाई जा रही तो ये ज़रूर डिसऑर्डर के शिकार लोग हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि ये डिसऑर्डर हो रहा है। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न हो सकता है कि बच्चे के ऊपर, या बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर है, अपने दोस्तों से वो कुछ सुन रहा है और उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। और दोस्तों से ये सुनने के लिए मिल रहा है, ख़ासतौर से गर्ल्स इस तरह की काम करती हैं, तो उनको ये सुनने के लिए मिल रहा है कि यार अच्छा दिखना है, हमेशा हमें छोटी साइज़ के कपड़ों में फ़िट होना चाहिए, तो हम फिट माने जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे और अच्छे दिखेंगे। तो इसीलिए वो अपने खाने में सबसे पहली चीज़ जो करती हैं वो खाने को ही कम करती हैं, क्योंकि ये उनके हाथ की बात है। उनको जिम जाने में तो चलो पेरेंट्स से बात करनी होगी और पता नहीं वो अलाउ करेंगे कि नहीं, तो सबसे ईजी जो उन्हें लगता है वो ये लगता है कि हम खाना बंद कर देते हैं। खाना सबसे आसान चीज़ है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, विदाउट नोइंग कि अगर वो
खाना नहीं खाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। और अपने आप को जब ये अच्छा, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कुछ लोग कैलोरीज को काउंट करके खाते हैं। जैसे सपोज एक सीडेंट्री एक्टिविटी वाले को 1200 कैलोरी चाहिए रोज़ की, तो वो इंसान क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट ही खाता रहेगा। 1200 कैलोरी का हो गया, किलो कैलोरीज का अगर खाना हो गया तो बस हो गया, अब मुझे कुछ नहीं खाना। तो वो सोचते हैं कि हमने सिर्फ रोटी खा ली, हमारा हो गया, कैलोरीज हमने कंज्यूम कर ली। बट ऐसा नहीं है। अगर बैलेंस डाइट नहीं ली, बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, इसमें हरी सब्जियां भी आनी चाहिए, दाल भी आना चाहिए, कर्ड जैसी चीज़ भी आनी चाहिए। सिर्फ रोटी रोटी खाने से बैलेंस डाइट नहीं मानी जाती। तो बच्चों को ये अगर समझ नहीं है तो वो कार्बोहाइड्रेट खा के अपनी हेल्थ ख़राब कर लेंगे, और उसके बाद उनके ऊपर बहुत बुरा असर होगा इस चीज़ का, और आगे जाके बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। सो इस चीज़ का हमें बच्चों को हमेशा ज्ञान देना चाहिए, जो 5वीं कक्षा से ही बुक्स में आना शुरू हो जाता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि भाई हमें बहुत एजुकेटेड होने की ज़रूरत है। एक 10वीं पास पेरेंट भी ये चीज़ बता सकता है बच्चे को। तो पेरेंट्स को हम बच्चे को डांटना नहीं है, बल्कि उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना है कि देखो हम कैसे थाली भर के खा रहे हैं और हम देखो फिट है, ऐसे ही आपको भी फिट रहना है। इस तरह की उनको शिक्षा देनी होगी, जिससे घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट बने, एक अच्छी हैबिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। सो ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो बहुत सीवियर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी होता है, डिप्रेशन की वजह से भी हो जाता है। कि अगर घर में माहौल अच्छा नहीं है, पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको इमोशनल नीड्स बच्चों की पूरी नहीं कर पा रहे, तो भी बच्चे इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए बच्चों को बहुत सेंसिटिवली हमें टैकल करना होता है। और उनकी अगर फिर भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इतना सपोर्ट के बाद भी, तो ज़रूरी है कि उनको काउंसलर के पास लेके जाया जाए, मेडिकल हेल्प ली जाए, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हम एक्चुअली बच्चे के ऊपर हो क्या रहा है, बच्चे को हो क्या रहा है। सच्चाई में अगर हम देखें तो ये बहुत मुश्किल है पता लगाना कि बच्चा एक्चुअली अगर डिसऑर्डर है तो उसमें क्यों डिसऑर्डर हो रहा है, क्या रीज़न है उसका। क्या ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से है, या इसकी जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कारण है, कि क्या ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो क्यों है उसको। क्या वो अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज रख रहा है अपनी, या कुछ किया उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है हो रहा है, क्या है वो चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो पूरा रेंज है प्रॉब्लम का वो यहीं लाई करता है, या तो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, या फिर वो अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज के बारे में सोचता है, इस वजह से होती है। समटाइम्स हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने आप को मोटा समझते हैं। वो होते नहीं है मोटे, लेकिन वो अपने आप को मोटा समझते हैं और फिर खुद को भूख हड़ताल में लग जाते हैं, मतलब भूखे रखते हैं अपने आप को, और ऐसे परमानेंटली डाइटिंग करते रहते हैं, अपनी एक डाइट प्लान करते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं। अच्छा, अभी यही चीज़ ये ना शुरुआत है इतने बड़े डिसऑर्डर होने की, एनोरेक्सिया और बुलिमिया होने का ये शुरुआत है। अगर कोई इंसान इस तरह का स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो कर रहा है, और धीरे धीरे वो एक बड़ी डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है, जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिटेल में हर एक डिसऑर्डर का। पहला है एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगेन पिंक हाईलाइट मतलब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनोरेक्सिया नर्वोसा का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, अभी तक हम ये नहीं समझे। तो देखिए, नर्वोसा वर्ड आया मतलब नर्वस लॉस, एनोरेक्सिया मतलब एपेटाइट। तो जब नर्वस लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, यानी कि भूख का नर्वस सिस्टम की वजह से लॉस हो जाता है, तो हम नर्वस लॉस ऑफ एपेटाइट नाम दे देते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एपेटाइट का नर्वस लॉस हो जाना। तो जिन लोगों को ये होता है, ये अपनी, ऐसा नहीं है कि इनका जो एपेटाइट है वो कम हो गया, इनका एपेटाइट कम नहीं होता, इनको भूख लगती है, लेकिन ये भूखे रहते हैं, जानबूझ के भूखे रहते हैं, जानबूझ के ये नहीं खाते, लेकिन ये खाने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं। अच्छा, ये कैसे होता है, इनकी हैबिट्स को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या करते हैं, ये खुद को भूखा रखेंगे, बहुत कम खाएंगे, ये खाना चाहते हैं लेकिन ये बहुत कम खाएंगे। ये कुकिंग बहुत पसंद करते होंगे, मतलब मे बी, ऐसा नहीं है कि जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो सारा कुकिंग पसंद करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये ऐसे भी होंगे जो खाना बनाना पसंद करेंगे, खाने को तरह तरह से प्रिपेयर करना पसंद करेंगे, नई नई रेसिपीज सीखेंगे, रेस्टोरेंट में काम भी करते होंगे, लेकिन ये खुद नहीं खाएंगे,
ये खिलाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं, ये इस कैटेगरी के लोग होते हैं। इनको अपनी बॉडी इमेज को लेकर बहुत डिस्टॉर्शंस होते हैं, ये हमेशा अपनी बॉडी इमेज को लेकर कंसर्न रहते हैं, इनको लगता है ये अच्छे नहीं दिखते इसलिए इनको स्लिम रहना चाहिए, ये अपने आप को मोटा समझते हैं और ये नहीं सोचते कि ये वेस्टिंग हो रही है। वेस्टिंग का मतलब बॉडी का जो मसल मास है वो कम होता जा रहा है दिन पे दिन, क्योंकि वो ढंग से खा नहीं रहे हैं और एक दिन इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि बेड पे गिर जाते हैं और उठने का नाम नहीं लेते। अच्छा, एक और जो इनमें इनकी निशानी होती है वो ये होंगे सूखे से पतले से, लेकिन ना ये ओवर साइज कपड़े पहनेंगे, इनको लगेगा कि ये मोटे हैं और इनका फैट ना दिख जाए इसलिए ये ढीले कपड़े पहनते हुए दिखाई देंगे पहने हुए, ये इनका निशानी है। नाउ अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। साइंटिफिकली एज अ काउंसलर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अब ये आपके काम की चीज़ आई है बहुत ज़्यादा, जो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं उनके लिए। पहली चीज़, इनका जो वेट होगा, ये इनका जो आइडियल वेट होगा इनकी हाइट और एज के हिसाब से, उसके आइडियल वेट से 85% कम होगा। इनका सिर्फ 85% ही एक्सपेक्टेड वेट होगा, 15% रिड्यूस हो गया होगा। 85% जो उनका बॉडी वेट, नॉर्मल बॉडी वेट का 85% से अगर कम है तो आप समझ जाओ कि इनका जैसे कि सपोज उनका आइडियल वेट 100 होना चाहिए और इनका 85 केजी से कम आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये इसके शिकार है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के शिकार है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें इन्होंने इस तरह से फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। नाउ ये बहुत ज़्यादा पतले से ऐसे नाजुक से दिखाई देंगे, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। और इनका बहुत वेट लॉस भी आपको दिखाई देगा कि ये सिग्निफिकेंटली इनका वेट लॉस हो रहा है। सिग्निफिकेंटली मतलब अगर बॉडी वेट का 10% से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ये सिग्निफिकेंट वेट लॉस माना जाता है। सो जैसे सपोज 100 था उसका और एक हफ्ते के अंदर उसका 10% कम हो गया, यानी कि अब 90 हो गया, और अगले हफ्ते फिर 80 हो गया, तो यानी सिग्निफिकेंट वेट लॉस माना जाएगा। सो 10% करके कम अगर होता जा रहा है उसका बॉडी वेट। नाउ आप हमेशा देखेंगे कि इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी, इनका ब्लड प्रेशर कम होगा, इनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, एंड बॉडी टेम्परेचर भी लो रहेगा। हाइपोथर्मिया कहते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। अब DSM-4 एनोरेक्सिया नर्वोसा के क्या क्राइटेरिया बताते हैं वो आपको ध्यान रखना। ये भी डायग्नोसिस के वही पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया, थोड़े थोड़े वही हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी आए हैं। पहली चीज़ वही कि बॉडी वेट जो है इनका कभी ये मेंटेन नहीं करते, 85% से अबव नहीं होता इनका वेट, हमेशा 85% से, आइडियल वेट के 85% से कम ही होगा इनका। इनको बहुत डर होता है कि कहीं ये वेट गेन ना कर ले या कहीं मोटे ना हो जाए, इसलिए हमेशा अंडर वेट ही दिखाई देंगे। इनके जो बॉडी वेट और शेप को लेकर इनका ये बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, और इनका ये हमेशा अपने सेल्फ एस्टीम भी इनका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड ही रहेगा, और ये हमेशा हेल्थ रिस्क क्या हो सकती है लो बॉडी वेट को लेकर, इस चीज़ को लेकर ये सीरियस नहीं होते। ये जानना ही नहीं चाहते कि अगर ये पतले रहेंगे तो इनके ऊपर, इनके शरीर पर, इनकी हेल्थ के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर ये कभी भी कंसर्न नहीं रहेंगे। ये कभी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे कि कम वेट होने से इनके ऊपर कितना बुरा असर हो सकता है। और अगेन इनकी मेंस्ट्रुअल, क्योंकि गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो गर्ल्स जो हैं उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको देखेगा कि 3 कंसेक्यूटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उसकी एब्सेंट होंगी। अगर ऐसा है तो ये सीरियस केस है इसका, एनोरेक्सिया नर्वोसा का। एनोरेक्सिया नर्वोसा भी अगेन 2 तरह के बताए गए हैं। पहला है रिस्ट्रिक्टिंग टाइप मतलब खाना ही नहीं लेते, मुंह के अंदर खाना ही नहीं डालते। और दूसरा है बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप, यानी कि ये खाते हैं रेगुलर बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कि सारे टाइम खाते ही रहते हैं एंड देन उसके बाद ये पर्जिंग भी करते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं खाने को, या तो वॉमिटिंग के थ्रू या लग्जेटिव यूज़ करके। ये 2 तरह के एनोरेक्सिया नर्वोसा होते हैं। सो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टिंग टाइप वाला है या फिर ईटिंग पर्जिंग टाइप का है, बिंज ईटिंग पर्जिंग टाइप, इस तरह से आपको लिखना होगा। अच्छा, प्रीवेलेंस कितना है, ये किस में होता है? ये मेनली विमेन में देखने के लिए मिला है। खासतौर से मैन और विमेन की बात करें तो 15% ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा फीमेल्स शिकार होती है इस डिसऑर्डर का। जो इवन आजकल तो मेन भी ऐसे मिल रहे हैं जिनको एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम हो गई है। और जो एनोरेक्सिया है ये स्टार्ट होता है बिटवीन 14 से लेकर 16 साल की उम्र में। इंग्लैंड में एक स्टडी हुई थी, उसमें ये पता चला कि एनोरेक्सिया 8 साल के बच्चों में भी देखने के लिए मिला है। इवन 5 से लेकर 15% लोग ऐसे हैं एनोरेक्सिया किसके पीड़ित जो
मर जाते हैं, जो बचते नहीं हैं। तो 5 से लेके 15 इज़ अ क्वाइट अ बिग परसेंट कंपैरेटिवली। जो लोग डायग्नोस हो जाते हैं एनोरेक्सिया के, उनमें से 5 या से लेके 15% ऐसे हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं ऑल बिकॉज ऑफ इट। नेक्स्ट है बुलीमिया नर्वोसा, अगेन पिंक हाईलाइट यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप देखेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा बंदा खाता रहता है, बिंज ईटिंग करता है, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाएगा, खास तौर से ऐसे फूड खाएगा जो आराम से चब जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इजीली चुएबल होते हैं, जैसे कि कुकीज़ हो गई, आइसक्रीम हो गई, पिज़्ज़ा हो गया, पोटैटो चिप्स हो गई। और ये कोई एक पैकेट नहीं खाते, ये कई पैकेट खा जाते हैं। और फिर उसके बाद इनकी कंप्लेंट क्या होती है, इनके स्टमक केक हो रहा है और ये पर्जिंग करेंगे और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करते हैं उंगलियां डाल डाल के मुंह में, एंड डेफिकेशन भी कर सकते हैं लैक्सेटिव्स खा के, यानी कि जिससे लूज मोशन हो जाते हैं, वैसी दवाइयाँ भी खा लेते हैं फिर, क्योंकि इनको लगता है अरे अब हम मोटे हो जाएंगे इतना सारा खा लिया। और इनके जो बिंजेस होते हैं ईटिंग, ये कई लोग तो इतने तेज़ होते हैं इस चीज़ में कि ये कलर्ड खाना खाते हैं, जिन खानों में कलर होता है ना। क्यों? क्योंकि जब ये वॉमिटिंग करेंगे तो जब उस कलर का खाना आ जाएगा, जब से उन्होंने खाना शुरू किया था, सपोज उन्होंने पिंक कलर की कोई चीज़ पहले खाई है, तो वो तब तक उल्टी करते रहेंगे जब तक कि वो पिंक कलर का खाना ना निकल जाए, क्योंकि वो पहली डाइट थी उसकी। तो वो इतने इंश्योर करते हैं कि कहीं वो इतना ना खा ले कि भाई मोटे हो जाए, इसलिए वो सारा खाना निकाल देते हैं, मुंह में डाल देते हैं, चबाते तो हैं अच्छे से लेकिन निकाल भी देते हैं। सो इस तरह का भी डिसऑर्डर इनके अंदर देखने के लिए मिलता है, ये इतना सीवियर होता है। और जो बिंज ईटिंग की फ्रीक्वेंसी है बुलीमिया में, वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है जब सीवियर डिसऑर्डर हो गया होता है। माइल्ड केसेस में आप देखेंगे ये हफ्ते में 2 या 3 बार बिंज ईटिंग करेंगे, लेकिन जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं, एक हफ्ते में 30 टाइम्स ये इस तरह के काम करेंगे। सो ये आपको नोटिस करना है। नाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, अगेन देखिए पिंक हाईलाइट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये इसमें जो एपिसोड्स होंगे इनके बिंज ईटिंग के बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। और इसमें क्या आपको ध्यान देना है, पहला, ये बहुत सारा खाना खा लेंगे, बहुत ही ज़्यादा, जो उनकी भूख से ज़्यादा है, और बहुत स्पेसिफिक पीरियड के अंदर बहुत सारा खा लेते हैं। और एक कोई एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस नहीं होती, कई सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में इसी तरह का टाइम काम करेंगे। अगेन इनका लैक ऑफ कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा ओवर ईटिंग करते हुए। बार बार इनका जो बिहेवियर होगा ये होगा कि ओवर ईटिंग कर ली, अब इनको इसको कंपेंसेट करना है। अब कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे, इस बात से डरेंगे कि भाई वेट ना गेन हो जाए, वॉमिटिंग, लग्जेटिव्स, फास्टिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, ये सारी करते हुए चीज़ें नजर आएंगे। ये बिंज ईटिंग और ये कंपनसेटरी बिहेवियर जो होते हैं, ये आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, या फिर एटलीस्ट 3 मंथ पीरियड तक अगर ऐसा देखने के लिए मिले कि हफ्ते में 2 बार ये बिंज ईटिंग करके वॉमिट कर रहे हैं और ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और ये कंसिस्टेंटली 3 महीने तक ऐसा ही चल रहा है, तो ये बुलीमिया वाले केस के लोग हैं। अगेन सेल्फ इवेल्युएशन, इनका ये हमेशा अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, वेट और बॉडी शेप को लेकर हमेशा इंच टेप लेके घूमते हुए दिखाई देंगे, या फिर वेइंग मशीन में खड़े होकर चेक करते हुए नजर आएंगे। 2 टाइप के बुलीमिया नर्वोसा होता है, जैसे कि उसमें ऊपर भी हमने पढ़ा था, एनोरेक्सिया नर्वोसा भी 2 तरह के थे, इसमें भी है। पहला है पर्जिंग टाइप अगेन, एंड दूसरा है नॉन पर्जिंग टाइप। समझ ही गए होंगे, पर्जिंग टाइप मतलब वॉमिटिंग करना या फिर लग्जेटिव्स यूज करके बाहर निकाल देना, और नॉन पर्जिंग टाइप होता है जिसमें ये फास्टिंग करेंगे, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वॉमिट नहीं करेंगे या लग्जेटिव यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आ जाता है पर्जिंग एंड नॉन पर्जिंग क्या है। तो पर्जिंग में ये बॉडी से निकालते हैं, नॉन पर्जिंग में बॉडी से निकालते नहीं है, लेकिन भूखे मरते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारी। बुलीमिया का इम्पैक्ट क्या होता है, बुलीमिया के लोगों को आप पहचानेंगे कैसे? देखिए मुंह से ही पहचान में, ये लोग बुलीमिया के लोग ना चेहरे से ही पहचान में आ जाते हैं कौन है। कैसे? इनका जो चिपमंक्स होते हैं ना, वो बच्चे देखते हैं ये के कार्टून शो में देखते हैं, उनके जो गाल होते हैं ना नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं चिपमंक्स के, अगर आपने गाल देखे होंगे, गिलहरी जैसा एक जानवर होता है चिपमंक, तो उसका जो गाल जैसे नीचे की तरफ लटका लटका सा दिखता है ना, तो इन लोगों के चीक्स, जिनको बुलीमिया है, जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस होते हैं, इनके भी पफी चीक्स दिखाई देंगे आपको। क्यों हो गए इनके पफी चीक्स? क्योंकि इनके जो पैरानॉइड ग्लैंड होता है, पैरानॉइड बोलियो, पैरोटिड जो ग्लैंड होता है, जो अपना सलाइवरी ग्लैंड होता है, एक तरह का ग्लैंड, 3 तरह के ग्लैंड होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। एक पैरोटिड ग्लैंड होता है जो लोअर जॉ में होता है, मतलब नीचे का जो जबड़ा है उसमें अंदर की साइड पैरोटिड ग्लैंड होता है। जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो इनमें स्वेलिंग आ जाती है पैरोटिड ग्लैंड्स में, तो इनकी स्वेलिंग की वजह से गाल सूज जाते हैं, पफी हो जाते हैं, इस वजह से चिपमंक्स जैसा फेस दिखने लगता है।
दूसरा चीज़ जो आपको इनके माउथ में देखना है वो ये कि जो इनका टूथ इनेमल होता है, दांत के ऊपर जो चमक वाला पोर्शन होता है, टूथ का क्राउन होता है, वो इनका डिके होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब ये वॉमिटिंग करते हैं तो अंदर से जो हमारे इंटेस्टाइन का एसिड होता है वो बाहर आ जाता है और वो इसको डैमेज कर देता है टूथ इनेमल को। तो इनके टूथ इनेमल डैमेज दिखाई देंगे आपको जो वॉमिटिंग की वजह से हुए हैं। थर्ड चीज़ जो आपको देखना है वो ये कि इनके जो हाथ की फिंगर्स होती हैं, जो ऊपर का पोर्शन होता है जहाँ पे अंगूठी वगैरह डालते हैं, वो एरिया में आपको इनको थोड़े से स्क्रैचेस नज़र आएंगे, या कैलसेस जिसे बोलते हैं, डेड टिश्यू टाइप के नज़र आएंगे। क्योंकि जब ये उंगली मुंह में डालते हैं तो ये ऊपर के दांतों से रगड़ जाता है स्किन, तो इनके स्किन पे इस तरह के घाव जैसे आपको दिखाई देंगे थ्रोट तक उंगली घुसाने की वजह से। तो ये 3 चीज़ों पे ज़रूर नोटिस करें अगर बुलिमिया के किसी पेशेंट को देखते हैं। अगेन और जो प्रॉब्लम हमें इनमें दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इश्यूज़ रहेंगे, डिहाइड्रेटेड रहेंगे, ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस इनकी बॉडी में हो गए, ये एंशियस भी दिखाई देंगे, डिप्रेशन हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी इनके अंदर हो सकता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग तो समझते ही होंगे आप, क्योंकि अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा इंसान खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, बस खाता ही रहता है। और फिर ये लेकिन ये कुछ वैसा नहीं करता जैसे बुलिमिया नर्वोसा में था कि भैया एक्सरसाइज कर रहे हैं हम जाके और पतला होना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिंज ईटिंग में ये होता है कि बहुत सारे स्नैक खाते हैं और बड़े लंबे टाइम तक ये खाते ही रहते हैं। आप इनको जब भी देखेंगे ये खाते हुए नजर आएंगे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बैठे हुए टीवी देख रहे हैं तो भी खा रहे हैं, काम कर रहे हैं पूरे दिन खाते दिखाई देंगे। और फिर जो इनकी रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है भूख की, उससे ज़्यादा ये खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इस वजह से इनका वेट जो है बहुत इरेगुलेटेड हो जाता है और ये मोटे हो जाते हैं, जिसे ओबेसिटी कहते हैं, ओवर वेट हो जाते हैं। और अच्छा, बिंज ईटिंग वाले और जो नॉन पर्जिंग बुलिमिया नर्वोसा वाले हैं, इनमें आप डिस्टिंग्विश करने में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन बिंज ईटिंग विमेन जो होती है इनका ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। मतलब बिंज ईटिंग वाली लेडीज ज़्यादातर डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार होती हैं। और इनका जो ट्रीटमेंट अप्रोच होगी वो हम इनको हेल्प करेंगे कि ये अपने मूड के ऊपर कंट्रोल करें, किस तरह से इनको अपने मूड को ध्यान में रखना है। अगर इनका मूड अच्छा होता है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकती हैं, बिंज ईटिंग इनकी कम हो सकती है। तो इनके कॉग्निटिव फैक्टर्स पे हमें काम करना होगा, इनके मूड पे, इनकी सिचुएशन क्या है उसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब बिंज ईटिंग की बात आती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये बिंज ईटिंग के शिकार हो जाती हैं? पहला है इनकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर हो कोई पर्टिकुलर, उसकी वजह से बिंज ईटिंग करते हुए नजर आएंगे, या इनका थॉट्स बड़े अपसेटिंग है तो ये बिंज ईटिंग करते हैं। एंड देन अगर इनको किसी बात का गिल्ट है, जो इन्होंने कुछ किया है, इस बात की इनको चिंता हो गई है कि आया हमने ऐसा कर दिया, तो भी ये इस तरह के बिंज ईटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये सोशली हमेशा आइसोलेटेड दिखाई देंगे, एक्सक्लूडेड दिखाई देंगे, ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, अकेले अकेले रहेंगे। एंड देन ये चिंता बहुत करते हैं अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते दिखाई देंगे। अगर ये ऐसे अपने बारे में कुछ बताते हैं तो ये इस कारण इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। एंड देन बोर्डम भी, अगर वो अकेले हैं, कोई साथी नहीं है, तो ये सोचते हैं खाने कोई साथी बना लो और खाते रहो। तो बोर्डम भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये बिंज ईटिंग करते हैं। तो देखिए कितनी छोटी सी प्रॉब्लम और कितनी बड़ी बना दी जाती है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे, समझ आते होंगे, और ये एक पर्पस मेरा बिल्कुल सॉल्व करते हुए लगते हैं मुझे, क्योंकि मुझे आप लोगों के बहुत प्यारे से कमेंट मिलते हैं जहाँ आप बोलते हैं कि आपको मेरे वीडियोस बहुत यूज़फुल लगते हैं और मेरे इन वीडियोस की वजह से आपका रिजल्ट अच्छा हुआ और आपके मार्क्स अच्छे आ गए, और ऑल बिकॉज ऑफ माई वीडियोज़ यू पास द एग्ज़ाम इन विद गुड मार्क्स। सो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, और थैंक्स कि आप इस तरह के अच्छे कमेंट करते हैं और मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। सो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चे अच्छा पढ़े, पैसा रीज़न ना हो कि वो शिक्षा से वंचित रह जाएं। शिक्षा सबका अधिकार है, पढ़ाई सबका अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। तो अगर हम कम पैसे दे के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इट डजंट मीन कि हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज हो सकती है, मेहनत करनी बाकी है। तो मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ, बस वीडियोस देखिए और अपना एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिए, हो गया काम। बहुत आसान है। और मुझे सजेस्ट करें अगर आपको ऐसा लगता है कि और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं वीडियोस, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं आपका सजेशन बिल्कुल मानूंगी, और अगर हो पाया तो मैं उसको फॉलो भी करूँगी।
सो इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, घर से बाहर ज़्यादा ना निकले, मास्क ज़रूर लगाएं, अगर निकलना पड़े डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, किसी को मिस करते हैं तो वीडियो कॉल कर लें, फ़ोन कॉल कर लें, लेकिन फेस टू फेस मिलना अभी अवॉइड करें क्योंकि सिचुएशंस आर नॉट गुड। अपने मास्क रेगुलर वे में धोएं क्योंकि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस का मेन रीज़न यही है कि क्लीनलीनेस नहीं है। तो ट्राई करें कि एज मच एज पॉसिबल अपने आप को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें, साफ़ रहें, घर को साफ़ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।